नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभी क्लासेस पर, जहां तैयारी होती है एक नए सोच के साथ। आज हम लेकर आए हैं दोस्तों यूपीएसआई के लिए भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपके सिलेक्शन की चाबी बन सकती है। अगर आप भी अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, ताकि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन से ना घबराएं और सही आंसर करके आएँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो है दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का है। जनसंख्या घनत्व यह प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को दर्शाता है। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 46 था और लक्षद्वीप का 2149 और चंडीगढ़ का था 9258 और पुडुचेरी का 2547 था। अगला क्वेश्चन है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों अवकेंद्र, यानी फोकस कहा जाता है उसे। उस बिंदु को फोकस कहा जाता है जहां भूकंप के दौरान ऊर्जा का निष्कासन होता है। अधिकेंद्र क्या है? तो यह सतह पर भूकंप के केंद्र के निकटतम बिंदु है। गुरुत्व केंद्र क्या है? तो किसी पिंड का केंद्र वह बिंदु है जहां पिंड पर कुल गुरुत्वाकर्षण बल 0 होता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है। सिस्मोग्राफ वह उपकरण है जिसका उपयोग भूकंप के दौरान जमीन के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भूपर्पटी में कार्बोनेट, कोयला और पेट्रोलियम जैसे खनिजों के रूप में मौजूद कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो कार्बन का प्रतिशत है दोस्तों 0.02%। कार्बन का प्रतिशत है 0.02%। भूपर्पटी का निर्माण पृथ्वी की कुल परत का लगभग 98% भाग ऑक्सीजन यानी कि 46.60%, सिलिकॉन 27.72%, एल्युमिनियम 8.13%, लोहा 5%, कैल्शियम 3.63%, सोडियम 2.83%, पोटेशियम 2.59% और मैग्नीशियम 2.09% है, जैसे आम तत्वों से बना हुआ है, और बाकी अन्य तत्व इसमें हैं 1.41% हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है? तो वह जोड़ता है दोस्तों नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से जोड़ता है। नाथुला दर्रा दोस्तों सबसे पुराने रेशम मार्ग पर स्थित है। भारतीय राज्यों के दर्रे देखेंगे, जम्मू कश्मीर के दर्रा है पेंसिला, बनिहाल, और हिमाचल प्रदेश का दर्रा है शिवकीला, बारालाचा। उत्तराखंड के दर्रे हैं लिपुलेख, माना और नीति। सिक्किम के दर्रे हैं जेलेपला। अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है बोमडिला, दिहांग, कुमजांग दर्रा। और लद्दाख का दोस्तों दर्रे हैं लानाकला, खारदुंगला और चांगला। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फसल का मौसम नहीं है? तो फसल का मौसम इसमें नहीं है दोस्तों बरचन। बरचन इसमें फसल का मौसम नहीं है। हवा की क्रिया से निर्मित अर्धचंद्राकार रेत का टीला होता है बरचन। भारत की प्रमुख फसल और ऋतुएं हैं दोस्तों देखेंगे, खरीफ दोस्तों, खरीफ फसल जून से सितंबर के दौरान बोई जाती है, जिसमें आएगा धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास। रबी फसल दोस्तों अक्टूबर से मार्च में बोई जाती है। इसमें आते हैं गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। जायद फसल दोस्तों मार्च और जून के दौरान बोई जाती है, जिसमें आता है तरबूज, खरबूजा और खीरा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत किस अवधारणा पर आधारित है? तो यह आधारित है दोस्तों ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ज्यामितीय जनसंख्या वृद्धि और अंकगणितीय खाद्य आपूर्ति वृद्धि पर आधारित है। माल्थस सिद्धांत जनसंख्या वृद्धि का एक सिद्धांत है, जिसे पहली बार 1798 में थॉमस माल्थस द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका मतलब यह है कि जनसंख्या अंततः खाद्य आपूर्ति से अधिक हो जाएगी, जिससे अकाल, बीमारी और अन्य समस्याएं हो सकती हैं। माल्थस का सिद्धांत इस अवलोकन पर आधारित था कि रिकॉर्ड किए गए इतिहास की शुरुआत से ही मानव आबादी तेजी से बढ़ रही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? पृथ्वी के क्षोभमंडल में सबसे प्रचुर गैस है दोस्तों नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्षोभमंडल में वायु का लगभग 78% हिस्सा है। ऑक्सीजन दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, जो वायु का लगभग 21% हिस्सा बनाती है। ऑर्गन तीसरे सबसे प्रचुर गैस है। क्षोभमंडल में वायु का लगभग 0.93% हिस्सा बनाती है।
ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन सहित अन्य लगभग 0.04% ट्रेस गैसों का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। जायद फसल ग्रीष्म ऋतु के दौरान होती है। अगला क्वेश्चन है, सक्रिय ज्वालामुखियों की मौजूदगी के कारण निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को रिम ऑफ फायर कहा जाता है। तो रिम ऑफ फायर कहा जाता है दोस्तों प्रशांत के रिम को। प्रशांत के रिम को रिम ऑफ फायर कहा जाता है, यानी जिसको रिंग ऑफ फायर या फिर रिम ऑफ फायर भी बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर तीव्र ज्वालामुखी गतिविधियों का क्षेत्र है। यह टेक्टोनिक प्लेटों की गति के कारण होता है जो लगातार टकराती रहती हैं और अलग होती रहती हैं। रिंग ऑफ फायर विश्व के लगभग 75% सक्रिय ज्वालामुखियों और विश्व के लगभग 90% भूकंपों का घर है। इसे सरकम प्रशांत बेल्ट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल जिसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है उसको नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। तो वह है दोस्तों जूट। जूट को दोस्तों नायलॉन द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। जूट जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी पैदावार होती है इसकी, और इसके लिए उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। और नायलॉन के फायदे देखेंगे, उत्कृष्ट घर्षण और घिसाव प्रतिरोध, उच्च तन्यता और संपीड़न शक्ति और घर्षण का कम गुणांक, यह दोस्तों नायलॉन के फायदे हैं। और जूट के नुकसान देखेंगे, शीकन प्रतिरोध बहुत कम होते हैं जूट के, ड्रेप प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती है और गीला होने पर जूट कमजोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा भोपाल में घटित हुई थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से औद्योगिक आपदा भोपाल में घटित हुई थी। 3 दिसंबर 1984 को मध्य रात्रि के बाद भोपाल में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी यूनियन कार्बाइड, अब जो कि डाउ केमिकल्स के नाम से जानते हैं, यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनाइड जिसको CH3NCO या फिर C2H3NO भी बोलते हैं, इसका रिसाव हुआ था। इसे विश्व की सबसे घातक औद्योगिक आपदा माना गया था, जिसमें लगभग 5 लाख से अधिक लोग मारे गए थे। संयंत्र के आसपास के छोटे शहर अत्यधिक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड के संपर्क में आ गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। इसको दोस्तों 1951 से 1981 तक में जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। इसको 1951 से 1981 के दौरान को देश में मृत्यु दर में तेजी से गिरावट और जनसंख्या की उच्च प्रजनन दर के कारण है। 1951 से 1981 तक। 1901 से 1921 की अवधि को भारत की जनसंख्या की वृद्धि के स्थायी चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से 1951 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो वह है दोस्तों घास स्थल। प्राकृतिक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण घास स्थल है। विश्व के घास के मैदान स्टेपी हैं, यूरोप और उत्तरी एशिया में पाए जाते हैं। पुस्ताज हंगरी में, प्रियरीज उत्तरी अमेरिका में, पंपास दक्षिण अमेरिका में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, कैटरबरी न्यूजीलैंड में और सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना यानी NAHEP विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा किस अनुपात में वित्त पोषित है। तो 50:50 में है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शैक्षिक परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आयकर द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य प्रतिभा को आकर्षित करने और देश में उच्च कृषि शिक्षा को मजबूत करने के लिए किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है। तो इसमें है दोस्तों केरल में सबसे कम अशोधित जन्म दर है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंग अनुपात केरल का है 1084 है। निम्नतम लिंग अनुपात हरियाणा का है 879। दमन और दीव का है दोस्तों, जो कि यूनियन टेरेटरी है, 618 है। सर्वाधिक साक्षरता दर केरल का है 94%। न्यूनतम साक्षरता दर बिहार का है 61.80%। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व लक्षद्वीप का है। राज्य में दोस्तों सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है। भारत में हरित क्रांति द्वारा चावल और गेहूं की खेती के लिए किस तरह के बीज प्रचलन में लाए गए थे। तो दोस्तों HYV बीज प्रचलन में लाए गए थे हरित क्रांति के द्वारा।
हरित क्रांति दोस्तों 1960 के दशक में शुरू हुई। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक जाने जाते हैं और एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। हरित क्रांति के प्रथम चरण में दोस्तों 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य तक चला था। पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में HYV बीजों का उपयोग प्रतिबंधित था। द्वितीय चरण दोस्तों 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य तक चला था। HYV तकनीक बड़ी संख्या में राज्यों में फैल गई थी दूसरे चरण में। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कौन सा है? तो यह दोस्तों कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह भारत में प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है। कांडला बंदरगाह दोस्तों गुजरात में है। इसकी स्थापना 1965 में 1965 में और SEZ बना 1965 में। अन्य निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ सूरत है गुजरात में, सूरत गुजरात का, सांता क्रूज महाराष्ट्र का, कोचीन केरल का, चेन्नई तमिलनाडु का, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का, फाल्टा पश्चिम बंगाल का और नोएडा यूपी को विश्व आर्थिक क्षेत्र में बदल दिया गया। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना दोस्तों 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए होती है। भारत में प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले लोगों की होती है। प्रभावी साक्षरता दर की गणना 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के साक्षर व्यक्तियों की संख्या को 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या से विभाजित करके 100 से गुणा करके की जाती है। बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करना है, जो कि अनुच्छेद 21 में वर्णित है। यह अनिवार्य बनाता है। भारत की साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार है 74.04%। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 1970 में शुरू किए गए ऑपरेशन फ्लड से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो इसमें संबंधित है दोस्तों श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड से श्वेत क्रांति संबंधित है, जो कि जनवरी 1970 में शुरू किया गया था। श्वेत क्रांति, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित थी। यह प्रारंभ हुआ था 1970 में। श्वेत क्रांति के संस्थापक जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। हरित क्रांति खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्में के लिए किया गया था। डॉक्टर विलियम एस गॉड ने कृषि में हरित क्रांति शब्द दिया था। हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हैं। भूरी क्रांति दोस्तों चर्म और कोको या फिर गैर पारंपरिक उत्पाद से संबंधित है। स्वर्णिम क्रांति शहद का उत्पादन और बागवानी से संबंधित है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पारसियों की जनसंख्या 57,264 है। भारत में पारसियों की जनसंख्या 57,264 है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, महानदी बेसिन में बना कौन सा बांध बाढ़ नियंत्रण के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है? तो है दोस्तों हीराकुंड बांध। उड़ीसा का हीराकुंड बांध महानदी बेसिन पर बना है। यह बाढ़ के साथ जल संरक्षण को समाहित करता है। यह उड़ीसा में हीराकुंड बांध। यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी निर्मित बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध तथा विश्व का 12वां सबसे ऊंचा बांध है। भागीरथी नदी उत्तराखंड पर स्थित है। नागार्जुन सागर बांध तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा नांगल बांध हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो पश्चिम बंगाल है। भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक पश्चिम बंगाल है। भारत विश्व में चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, प्रथम चीन है। कृषि रिपोर्ट 2022 के अनुसार राज्यों में फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों गेहूं का उत्तर प्रदेश, दालों का है राजस्थान, सोयाबीन का है मध्य प्रदेश, बाजरा का है राजस्थान, कपास का उत्पादक है दोस्तों गुजरात, नारियल का उत्पादक है कर्नाटक। भारत दूध, दालों और जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है और चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का एकमात्र ऐसा कौन सा देश है जो बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है? तो है दोस्तों भारत। भारत दोस्तों बाघों और शेरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखता है। भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास गुजरात का गिर जंगल है। भारत में प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश कान्हा है, बांधवगढ़, पन्ना और पेंच है मध्य प्रदेश में। उत्तराखंड में है बाघ अभ्यारण्य प्रसिद्ध राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश का है प्रसिद्ध बाघ अभ्यारण्य कमलांग, नामदाफा। असम का है काजीरंगा और मानस। अगला क्वेश्चन है, प्रेयरीज
उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। प्रेयरीज उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं। विश्व के घास के मैदान हैं दोस्तों सवाना पूर्वी अमेरिका अफ्रीका में, कैंपोस ब्राज़ील में, लैनोस वेनेजुएला में, पंपास अर्जेंटीना में, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में, स्टेपी मध्य एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पुस्ताज हंगरी में। अगला क्वेश्चन है कैलाश पर्वत कहाँ स्थित है? तो कैलाश पर्वत दोस्तों स्थित है चीन में। चीन में है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत में तिब्बत चीन का एक स्वायत्त क्षेत्र के सुदूर दक्षिण क्षेत्र छोर में स्थित एक आकर्षक चोटी है। यह 6,638 मीटर की ऊंचाई पर है। यह हिमालय के सबसे ऊंचे हिस्सों में से एक है। एशिया की कुछ सबसे लंबी नदियां जैसे ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु और करड़ाली या घाघरा आदि का उद्गम यहीं से होता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण दोस्तों उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर द्वारा वर्णित होता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल का प्रथम चरण उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर द्वारा वर्णित होता है। शब्द जनसांख्यिकीय संक्रमण पहली बार 1945 में अमेरिकी जनसांख्यिकी फ्रैंक डब्ल्यू नोटिस्टीन द्वारा दिया गया था। जनसांख्यिकीय संक्रमण के चार चरण होते हैं दोस्तों। प्रथम चरण है उच्च जन्म और मृत्यु दर, धीमी जनसंख्या वृद्धि। दूसरा है चरण मृत्यु दर गिरती है लेकिन जन्म दर उच्च रहती है, तेजी से जनसंख्या वृद्धि बनी रहती है। तीसरा चरण है दोस्तों जन्म दर गिरने लगती है इसलिए जनसंख्या वृद्धि धीमी होने लगती है। चरण चौथा है जन्म दर मृत्यु दर के समान निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि धीमी होकर शून्य हो जाती है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। पर्यावरण प्रभाव आकलन का सिद्धांत पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम में पेश किया गया था। एक अनिवार्य नियामक प्रक्रिया के रूप में पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी EIA की शुरुआत 1970 के दशक की शुरुआत में संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति अधिनियम नेपा 1969 के कार्यान्वयन के साथ हुई थी। 27 जनवरी 1994 को भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्रालय MOEF ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत एक EIA अधिसूचना जारी की थी। वायुमंडल में अगला क्वेश्चन है वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है? वह कहलाता है अधिविष्ट वाताग्र। वायुमंडल में वह संक्रमण क्षेत्र अधिविष्ट वाताग्र कहलाता है जहां प्रगामी शीत वायु द्रव्यमान गर्म वायु द्रव्यमान को बीच में रखता है। पराचुंबकत्व चट्टान और पुरातात्विक अभिलेखों से पुनर्निर्मित पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में पिछले बदलावों का अध्ययन होता है। तार प्रवण स्थल यानी थर्मोक्लाइन या दोस्तों समुद्र की सतह पर गर्म मिश्रित पानी और नीचे ठंडे गहरे पानी के बीच संक्रमण परत होता है। अपवाह तब होता है जब भूमि में सोखने की क्षमता से अधिक पानी हो, अतिरिक्त तरल भूमि की सतह पर और पास की नदियों या तालाबों में बह जाता है। अगला क्वेश्चन है इलायची पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो यह पश्चिमी घाट पर स्थित है। पश्चिमी घाट पर स्थित दोस्तों इलायची पहाड़ियाँ ये पर्वतों की एक ऊंची और सतत श्रृंखला है। पश्चिमी घाट ये पर्वतों की एक ऊंची और सतत श्रृंखला है। औसत ऊंचाई लगभग 1500 मीटर है। नीलगिरी पहाड़ियाँ दोस्तों तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा जो कि है 2637 मीटर। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल में पाई जाती हैं। अन्य पर्वतमालाएं उनकी सबसे ऊंची चोटियां हैं पूर्वी घाट में जिंदगड़ा चोटी जो कि है 1690 मीटर। पूर्वांचल में है माउंट दफा 4578 मीटर। विंध्य पर्वतमाला दोस्तों है सद्भावना शिखर या फिर गुडवेल शिखर जो कि 752 मीटर है। सिंधु जल संधि भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती है। सिंधु जल संधि भारत को रावी, व्यास और सतलुज नदियों के जल का उपयोग करने की अनुमति देती हैं। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई। इस पर 19 सितंबर 1960 को कराची में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि द्वारा पश्चिमी नदियों झेलम, चिनाब और सिंधु के जल का अधिकार पाकिस्तान को दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है पंपास
दोस्तों पंपास दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका में समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। पंपास अपनी उपजाऊ मिट्टी, घुमावदार पहाड़ियों और विविध पौधों और पशु जीवन के लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है? तो मृदा वैज्ञानिक को दोस्तों पेडोलॉजिस्ट के रूप में जाना जाता है। पेडोलॉजिस्ट पर्यावरणीय गुणवत्ता के संरक्षण के तरीके विकसित करने और फसलों को बेहतर बनाने के नए तरीके खोजने के लिए मिट्टी का नमूना लेते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। धातुकर्मीय वैज्ञानिक जो स्टील, एल्युमिनियम, लोहा और तांबा जैसी धातुओं को विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें धातुकर्मी वैज्ञानिक कहते हैं। वे अक्सर मिश्र धातुओं के साथ कार्य करते हैं। मौसम भविष्यवक्ता यानी मौसम विज्ञानी, वह व्यक्ति जो मौसम की रिपोर्ट और भविष्यवाणी करता है उसे मौसम विज्ञानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में लिंग अनुपात। भारत में लिंग अनुपात को प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। लिंग अनुपात किसी जनसंख्या में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थीं। राज्य के संदर्भ में केरल में सर्वाधिक लिंग अनुपात 1084 है और हरियाणा में निम्नतम लिंग अनुपात 879 है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव में भारत में निम्नतम लिंग अनुपात 618 है। सदिया और धुबरी के बीच राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग किस नदी पर स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 सदिया से धुबरी तक है, जिसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत 111 जलमार्गों को 5 मौजूदा और 106 नए सहित को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 हल्दिया से इलाहाबाद तक है। यह भारत का सबसे लंबा 1620 किलोमीटर जलमार्ग है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? तो ढाल ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है। ढाल ज्वालामुखी तरल लावा के विस्फोट से बनते हैं जो एक विस्तृत क्षेत्र में बहता है। ढाल ज्वालामुखियों की एक श्रृंखला हवाई द्वीप समूह का निर्माण करती है। मध्य महासागर पर्वतमाला समुद्र के नीचे ज्वालामुखी पर्वतों की एक सतत श्रृंखला है जो दुनिया को लगभग पूरी तरह से पानी के नीचे घेरती है। कैल्डेरा एक बड़ा अवसाद है जो ज्वालामुखी के फटने और ढहने से बनता है। मिश्रित ज्वालामुखी लावा प्रवाह ज्वालामुखीय राख और सिंडरों की वैकल्पिक परतों से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है? तो 1901 से 1921 को जनसंख्या के इतिहास में अवधि स्थिर कहा जाता है। 1951 से 1981 के दशकों को दोस्तों जनसंख्या विस्फोट की अवधि कहा जाता है। 1981 के बाद से वर्तमान तक देश की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि उच्च रही है परंतु धीरे धीरे कम होने लगी है। अगला क्वेश्चन है, चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा जलोढ़ मृदा होती है। चोस और डुआर्स जैसे गिरिपद मैदानों में मौजूद मृदा जलोढ़ मृदा होती है। जलोढ़ मृदा उनकी आयु के अनुसार जलोढ़ मृदा को पुरानी जलोढ़ यानी बांगर और नई जलोढ़ को खादर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। जलोढ़ मृदा में पोटाश, फॉस्फोरिक अम्ल और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है जो गन्ना, धान, गेहूं की फसलों की वृद्धि के लिए उत्तम है। अन्य महत्वपूर्ण प्रकार की मिट्टी और उपयुक्त फसलें देखेंगे, काली मृदा है रेगुर मृदा, कपास उगाने के लिए उत्तम है। लेटेराइट मृदा है काजू, लाल एवं पीली मृदा है दोस्तों जो कि उत्तम है मक्का और मूंगफली के लिए। लेटेराइट मृदा काजू के लिए और लाल और पीली मृदा मक्का और मूंगफली के लिए उचित है, उत्तम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले किसी भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ की उपस्थिति को पर्यावरण प्रदूषक कहा जाता है। पर्यावरण प्रदूषक का अर्थ है ऐसी सांद्रता में मौजूद कोई भी ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ जो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है या हो सकता है। उदाहरण के लिए पार्टिकुलर मैटर यानी PM10 और PM2.5, ओजोन O3, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोस्तों हानिकारक हो सकते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते भी हैं। रामसर सम्मेलन आर्द्रभूमि से संबंधित है। रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्रभूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। यह कन्वेंशन 1971 में ईरानी शहर रामसर में अपनाया गया था। 1975 में लागू हुआ। मादक पदार्थों की तस्करी, जालसाजी और मानव तस्करी के बाद वन्यजीव तस्करी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा संगठित अपराध है। भारत में जनगणना का कार्य कितने वर्षों के एक बार होता है? तो भारत में दोस्तों 10 वर्षों में एक बार होता है। भारत में जनगणना का कार्य
10 वर्षों में एक बार होता है। भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना, पहली समकालिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन हुई थी। 1951 के बाद से सभी जनगणनाएं 1948 के भारतीय जनगणना अधिनियम के तहत आयोजित की गईं। 1921 के जनगणना वर्ष को द ग्रेट डिवाइड का वर्ष कहा जाता है, जिसमें 0.31 की दशकीय जनसंख्या गिरावट देखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को कब खोला गया? तो 1869 में खोला गया था। भारतीय बाजार तक पहुंचने के लिए सुएज नहर के माध्यम से व्यापार को 1869 में खोला गया। सुएज नहर मिस्र में सुएज के इस्थमुस के पार उत्तर से दक्षिण तक चलने वाला एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। यह नहर अफ्रीकी महाद्वीप को एशिया से अलग करती है, जिसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है, जिसका निर्माण 25 अप्रैल 1859 को शुरू हुआ और इसका पूरा निर्माण हुआ था 17 नवंबर 1869 को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित होते हैं? तो शुक्र ग्रह का होता है दोस्तों। शुक्र ग्रह का वातावरण सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से निर्मित होते हैं। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। यह 867 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 464 डिग्री सेल्सियस के औसत सतह तापमान के साथ हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। नेपच्यून सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। शुक्र और यूरेनस हमारे सौरमंडल में केवल 2 ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश एक स्थलरुद्ध देश है? तो भूटान दोस्तों एक स्थलरुद्ध देश है। ऐसा देश जिसकी समुद्र तक पहुंच नहीं है। कुछ स्थलरुद्ध देशों की सूची देखेंगे। कजाकिस्तान है जो कि सबसे बड़ा है, अफगानिस्तान है, फिर नेपाल है, मंगोलिया है, बोलीविया है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, अज़रबैजान, माली, स्विट्ज़रलैंड, युगांडा, आर्मेनिया आदि दोस्तों स्थलरुद्ध देश हैं। दोहरे स्थलरुद्ध देश उनके सभी पड़ोसी भी स्थलरुद्ध देश होते हैं, जैसे उज्बेकिस्तान और लिechtenstein। वायुमंडल के अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो संवहन कहा जाता है वायुमंडल के ऊर्ध्वतापन की प्रक्रिया को। संवहन क्या है? तो मुख्य रूप से क्षोभ मंडल तक सीमित है। संवहन वायुमंडल की सबसे निचली परत को कहते हैं क्षोभ मंडल। अभिवहन क्या है? वायु की क्षैतिज गति के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण है अभिवहन। चालन तब होता है जब ऊष्मा सीधे स्पर्श के माध्यम से एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाती है। विकिरण ऊष्मा स्थानांतरण का वह ऊर्जा है जो पदार्थ द्वारा फोटोन या विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। भारत का औसत जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर रहा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व राज्य है दोस्तों बिहार का है 1106। फिर केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली का है 11,320। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश का है जिसका 17 है। फिर केंद्र शासित प्रदेश का है न्यूनतम में अंडमान और निकोबार का जिसका 46 है। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण को शहरीकरण कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के स्थानांतरण को शहरीकरण कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार समग्र रूप से भारत में शहरीकरण का स्तर 2001 में 27.7% से बढ़कर 2011 में 31.1% हो गया है। भूमंडलीकरण दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का बढ़ता एकीकरण है, विशेष रूप से सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं और पूंजी की आवाजाही के माध्यम से। निजीकरण क्या है? स्वामित्व या संपत्ति या व्यवसाय का सरकार से निजी क्षेत्र में स्थानांतरण निजीकरण होता है। उदारीकरण क्या है? तो आर्थिक गतिविधियों पर राज्य का नियंत्रण कम करने की प्रक्रिया उदारीकरण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैवमंडल निचय को किस क्षेत्र में मानव हस्तक्षेप पूर्णतः प्रतिबंधित करता है? तो क्रोड क्षेत्र को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है। क्रोड क्षेत्र क्या है? यह एक राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य की तरह एक संरक्षित क्षेत्र है। ज़्यादातर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित या विनियमित किए गए हैं। जैवमंडल निचय के 3 मुख्य क्षेत्र हैं, क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। बफर क्षेत्र है दोस्तों सीमित मानव गतिविधियों की अनुमति है बफर क्षेत्र में।
और संक्रमण क्षेत्र है या फिर सहयोग का क्षेत्र है? सहयोग क्षेत्र यानी कई मानवीय गतिविधियों की अनुमति होती है सहयोग क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो दोस्तों सिक्किम है। भारत में पूरी तरह से जैविक कृषि अपनाने वाला प्रथम राज्य सिक्किम है। सिक्किम विश्व का पहला जैविक राज्य और कृषि पारिस्थितिकी और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने वाली विश्व की सबसे अच्छी नीतियों के लिए खाद्य और कृषि संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ नीतियों के लिए ऑस्कर जीता। लक्षद्वीप भारत का प्रथम केंद्र शासित प्रदेश था जिसे 2020 में कृषि मंत्रालय द्वारा 100% 100% जैविक घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस वायुमंडलीय परत में ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? तो समताप मंडल में दोस्तों ओजोन होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं। समताप मंडल दोस्तों क्षोभ मंडल के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर तक फैला होता है। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है और इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। मध्यमंडल यह समताप मंडल के ऊपर स्थित है जो 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। आयन मंडल मध्यमंडल से 80 से 400 किलोमीटर ऊपर स्थित है। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। ग्वादर बंदरगाह फारस की खाड़ी के मुहाने पर और होर्मुज जलसंधि के बाहर स्थित है। यह समुद्री रेशम मार्ग और अरब सागर के बीच एक लिंक प्रदान करता है। अन्य बंदरगाह देखेंगे, चाबहार बंदरगाह ईरान का है। हम्बनटोटा गाले और कोलंबो बंदरगाह श्रीलंका में है। मुंद्रा बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह और टूना बंदरगाह भारत का है। वह महाद्वीप यानी सुपर कॉन्टिनेंट कौन सा था जिसका अर्थ ऑल दी अर्थ यानी सारी पृथ्वी से था? तो वह दोस्तों पैंजिया महाद्वीप था। पैंजिया लगभग 300 से 200 मिलियन वर्ष पहले यानी पेलजोइक युग के अंत से लेकर अंतिम ट्रायसिक युग तक जिस महाद्वीप को अब उत्तरी अमेरिका के रूप में जानते हैं वह अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और यूरोप के साथ जुड़ा हुआ था। वे सभी पैंजिया नामक एक महाद्वीप के रूप में अस्तित्व में थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल निम्नलिखित में से किस योजना से संबंधित है? राष्ट्रीय फसल बीमा योजना दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित है। यह योजना भारत में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 2016 के खरीफ सत्र से शुरू की गई थी। यह एक सरकार प्रायोजित फसल बीमा योजना है जो एक ही मंच पर कई हितधारकों को एकीकृत करती है। राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए नामांकन का एकमात्र स्रोत है जिसमें बैंकों या वित्तीय संस्थानों सहित विभिन्न नामित स्रोतों से किसानों के आवेदन दर्ज किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दिल्ली का है दोस्तों। दिल्ली का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है केंद्र शासित प्रदेश में। 2011 की जन साक्षरता दर है दोस्तों 74.04%, जिसमें महिलाएं हैं 65.46% और पुरुष हैं 82.14%। अगला क्वेश्चन है, 1912 में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह रखा था दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर ने। 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्ताव अल्फ्रेड वेगनर ने रखा था। इस सिद्धांत ने महाद्वीपों और महासागरीय घाटियों की उत्पत्ति की व्याख्या की है। वेगनर के अनुसार सभी महाद्वीपों ने एक महाद्वीपीय समूह का निर्माण किया जिसे पैंजिया कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूरा पृथ्वी। यह महाद्वीप पैंथलासा नामक विशाल महासागर से घिरा हुआ था जिसका अर्थ है विशाल जल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात यानी महिला प्रति 1000 पुरुष में सबसे अधिक है? तो पुडुचेरी में है। पुडुचेरी में भारत के जो कि केंद्र शासित प्रदेश है इसमें लिंगानुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 राज्य हैं। केरल 1084 है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और फिर मेघालय है। उच्चतम लिंगानुपात वाले शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश देखेंगे, पुडुचेरी है 1037, फिर लक्षद्वीप है, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली, उसके बाद चंडीगढ़ है। अगला क्वेश्चन है, हीरे, सोने और प्लैटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा महाद्वीप है? तो अफ्रीका महाद्वीप है हीरे, सोने और प्लैटिनम का सबसे बड़ा उत्पादक। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अफ्रीका में वैश्विक खनिज भंडार का 30%,
तेल का 12%, प्राकृतिक गैस का 8%, सोना का 40% और क्रोमियम तथा प्लैटिनम का 90% तक भंडार है। अन्य महाद्वीप और उनके खनिज भंडार देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों कोयला है, ऑस्ट्रेलिया में बॉक्साइट, वेनेजुएला में तेल और चिली में तांबा पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में स्थित है। यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के ग्वादर में अरब सागर में स्थित है और पाकिस्तान के समुद्री सचिव के प्रशासनिक नियंत्रण और चीन ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी के परिचालन नियंत्रण के अधीन है। ईरान में दोस्तों है चाबहार, ओमान की खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह है। चीन का दोस्तों शंघाई विश्व का सबसे बड़ा और व्यस्ततम बंदरगाह है जो वैश्विक शिपिंग का 25% से अधिक का प्रबंधन करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है? तो वोल्गा जलमार्ग की निकासी कैस्पियन सागर में होती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो रूस में लगभग 3685 किलोमीटर यानी 2290 मील में प्रवाहित होती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। राइन नदी जलमार्ग यह 6 देशों से होकर प्रवाहित होती है और रॉटरडैम में उत्तरी सागर में गिरती है। डेन्यूब जलमार्ग यह 2850 किलोमीटर की लंबाई के साथ यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह काला सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो है दोस्तों पहला स्थान है। विश्व में जूट के उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। भारत विश्व का सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश है जिसका वार्षिक उत्पादन 1.968 मिलियन टन से अधिक है। उत्पादन की दृष्टि से दूध, दालें, केला, आम में भारत प्रथम स्थान पर है। दूसरे स्थान पर है दोस्तों भारत चावल, गेहूं, गन्ना, मूंगफली, सब्जियां, फल और कपास के मामले में दूसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर किन दो जल निकायों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है सुएज नहर। सुएज नहर मिस्र में सुएज के इस्तमुस के पार उत्तर से दक्षिण तक चलने वाला एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है। यह नहर अफ्रीकी महाद्वीप को एशिया से अलग करती है। इसकी लंबाई 193.3 किलोमीटर है। इसका निर्माण शुरू हुआ था 25 अप्रैल 1859 को और इसका पूरा निर्माण हुआ था 17 नवंबर 1869 को। अगला क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप के अध्ययन को दोस्तों डेमोग्राफी कहा जाता है। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी जनसंख्या से जुड़े प्रवृत्तियों और प्रक्रियाओं का अध्ययन कहलाता है जिनमें शामिल हैं जनसंख्या के आकार में परिवर्तन, जन्म, मृत्यु और प्रवासन के पैटर्न। और डेमोग्राफी के जनक जॉन ग्रांट हैं। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? तो मानव समाज और संस्कृतियों की उत्पत्ति एवं विकास का अध्ययन है एंथ्रोपोलॉजी। ऑन्कोलॉजी है कैंसर का अध्ययन। सोशियोलॉजी है दोस्तों मानव समाज एवं सामाजिक व्यवहार का अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियां देश की जनसंख्या का 16.6% थीं। अनुसूचित जातियां देश की जनसंख्या का 16.6% थीं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की साक्षरता दर और लिंग अनुपात क्रमशः है दोस्तों 66.07% है अनुसूचित जाति की साक्षरता दर और 945 है लिंग अनुपात। अनुसूचित जाति की सबसे अधिक आबादी वाले शीर्ष 5 राज्य देखेंगे तो है उत्तर प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और फिर बिहार है। अनुसूचित जनजातियां देश की कुल जनसंख्या का 8.6% हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी जैव मंडल नीचे यानी बायोस्फीयर रिजर्व निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में है नंदा देवी जैव मंडल। नंदा देवी जैव मंडल इसे यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के तहत 1988 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। इसमें अलकनंदा नदी का जलग्रहण क्षेत्र शामिल है। जीव जंतु हिम तेंदुआ, हिमालयी कस्तूरी हिरण, एशियाई काला भालू, हिमालयी भूरा भालू, हिमालयी तहर। वनस्पति इसमें पाई जाती हैं भोज वृक्ष, देवदार, रोडोडेंड्रॉन और जूनिपर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है? तो तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड होता है या फिर झील या पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड होता है दोस्तों तालाब या फिर झील पारिस्थितिकी तंत्र में। मछलियाँ
ज़ूप्लांक्टन और अन्य जलीय जानवर प्राथमिक उपभोक्ता हैं जो हरे पौधों और शैवाल का उपभोग करते हैं। फाइटोप्लैंक्टन यानी प्राथमिक उत्पादक छोटे जीव हैं और इसलिए उनका जैवभार सबसे कम होता है। जैवभार का पिरामिड पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषी स्तर पर मौजूद कुल जीवित जैवभार का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक पिरामिड का आधार उत्पादकों या प्रथम पोषी स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शेष शीर्ष स्तर के उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की जनसंख्या के इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर रिकॉर्ड की गई? तो 1911 से 1921 में की गई थी। वर्ष 1921 को जनसांख्यिकीय विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। 1921 से पहले जनसंख्या वृद्धि का क्रम उतार चढ़ाव वाला था। कई उतार चढ़ाव मुख्य रूप से मृत्यु दर के अंतर के कारण था। 1921 के बाद सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों में सुधार के परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में गिरावट शुरू हो गई, जबकि प्रजनन क्षमता अपरिवर्तित रही, जिससे आगामी दशकों में जनसंख्या वृद्धि दर में लगातार और तेजी से वृद्धि हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है? सामान्यतया आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। तो अभ्रक का दोस्तों, अभ्रक खनिज भूपर्पटी के 4% का निर्माण करता है। सामान्यतः आग्नेय और कायांतरित शैलों में पाया जाता है और इसका उपयोग विद्युत उपकरणों में किया जाता है। माइका का यानी अभ्रक का यह प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली खनिज धूल है, जिसका उपयोग मेका फाउंडेशन में सीमेंट और डामर के भराव के रूप में और बिजली के तारों में इंसुलेशन सामग्री के रूप में किया जाता है। भूपर्पटी ग्रह के आयतन का 1% हिस्सा बनाती है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा और एल्युमिनियम भूपर्पटी में सबसे प्रचुर तत्व हैं, जो इसके द्रव्यमान का 88.1% है। भूपर्पटी के अंदर पाए जाने वाले 6 सबसे प्रचुर खनिज हैं: फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, पाइरोक्सिन, एम्फीबोल्स, अभ्रक और ओलिवाइन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मंगदेशु जल विद्युत परियोजना का निर्माण कहाँ किया गया है? तो भूटान में किया गया है दोस्तों मंगदेशु जल विद्युत परियोजना का निर्माण। भारत भूटान जल विद्युत परियोजनाएं दोस्तों 336 मेगावाट चूखा HEP, 60 मेगावाट करीछू HEP और 1020 मेगावाट ताला HEP और 720 मेगावाट मंगजेतु HEP और 1200 मेगावाट पुनात सांगशु 1 तथा 1020 मेगावाट का पुनात सांगशु 2 है। भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को गतिहीन चरण के रूप में जाना जाता है। भारत विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। चरण 1 में दोस्तों 1901 से 1921 आता है। इस अवधि में वृद्धि दर बहुत कम थी, यहाँ तक कि 1911 से 1921 के दौरान नकारात्मक वृद्धि दर भी दर्ज की गई थी। चरण 2 को दोस्तों 1921 से 1951 के दशकों को स्थिर जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है। चरण 3 में दोस्तों 1951 से 1981 के दशकों को भारत में जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है। औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.2% तक ऊंची थी। चौथे चरण दोस्तों 1981 के बाद से वर्तमान समय तक की जनसंख्या की वृद्धि दर यद्यपि अधिक रही है, परंतु धीरे धीरे कम हो रही है। अगला क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर कितनी थी? तो जनसंख्या की वृद्धि दर थी 17.64%। जनसंख्या 2011 के अनुसार 15वीं जनगणना और आज़ादी के बाद की 7वीं जनगणना है। जनगणना 2011। 2001 से 2011 तक दशकीय वृद्धि दर राज्य में उच्चतम है दोस्तों मेघालय 27.95%, निम्नतम है नागालैंड माइनस दोस्तों 0.58%। भारत की प्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई। भारत की प्रथम नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल शैलमाला का एक प्रकार है? तो प्रवाल द्वीप शैलमाला का एक प्रकार है। प्रवाल द्वीप शैलमाला का एक प्रकार है। गोलाकार प्रवाल द्वीप दोस्तों गोलाकार या घोड़े की नाल के आकार की प्रवाल भित्तियां हैं। कोरल पॉलिप्स अल्पकालिक सूक्ष्म जीव हैं जो कॉलोनियों में रहते हैं। वे कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव करते हैं। प्रवाल स्राव और उनके कंकाल चट्टानों के रूप में प्रवाल निक्षेप बनाते हैं। भित्तियों के मुख्य प्रकार अवरोधक प्रवाल, झालरदार चट्टानें और प्रवाल द्वीप हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सम्मेलन या संधि का लक्ष्य
ओजोन परत की रक्षा करता है। तो वियना संधि यानी कन्वेंशन दोस्तों करता है ओजोन परत की रक्षा। वियना संधि का लक्ष्य ओजोन परत की रक्षा करना है। बेसेल संधि दोस्तों खतरनाक अपशिष्टों की सीमा पार गतिविधियों के नियंत्रण और उनके निपटान के लिए है, जो कि 1989 में अपनाया गया था। स्टॉकहोम संधि मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को लगातार कार्बनिक प्रदूषकों के प्रभाव से बचाने के लिए है, जो कि 2001 में अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के दूसरे चरण की विशेषता क्या है? तो उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर है जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल की दूसरे चरण की विशेषता। जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत क्या है? तो इस सिद्धांत से किसी क्षेत्र की जनसंख्या, जन्म और मृत्यु दर परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल 1929 में वॉरेन थॉम्पसन द्वारा तैयार किया गया था। जनसंख्या वृद्धि के 3 बुनियादी चरण हैं। पहला चरण है उच्च जन्म दर के साथ उच्च मृत्यु दर। दूसरा चरण है कम मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तीसरा चरण है कम जन्म दर के साथ कम मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरबूज और खरबूजा उगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शस्य मौसम उपयुक्त है? तो जायद सीजन दोस्तों खरबूजा उगाने के लिए और तरबूज उगाने के लिए उपयुक्त है। किस ग्रह को जल ग्रह माना जाता है? तो पृथ्वी को दोस्तों जल ग्रह माना जाता है। शुक्र, यह सूर्य से दूसरा निकटतम ग्रह है और पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। मंगल, यह सूर्य से चौथा ग्रह है और इसमें बहुत ही पतले वातावरण के साथ धूल भरी ठंडी रेगिस्तानी दुनिया है। मंगल भी मौसमों, ध्रुवीय बर्फ की चोटियों, घाटियों, विलुप्त ज्वालामुखियों के साथ एक गतिशील ग्रह है और इस बात के प्रमाण है कि यह अतीत में और भी अधिक सक्रिय था। बुध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह और सूर्य के सबसे निकट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो केरल राज्य की है दोस्तों, जो कि है 94%। जनगणना 2011 का नारा था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारतीय जनगणना 2011 के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो यह आता है दोस्तों कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड यानी कि नाफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत पंजीकृत है। इसका उद्देश्य है किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, किस उद्योग को आधुनिक उद्योग की रीढ़ कहा जाता है? तो लौह और इस्पात को दोस्तों के उद्योग को रीढ़ कहा जाता है, उद्योग की रीढ़ कहा जाता है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टिस्को भारत में पहला लौह और इस्पात विनिर्माण संयंत्र है, जिसकी स्थापना क्रमशः जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा ने 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर झारखंड में की थी। भारत में महत्वपूर्ण इस्पात संयंत्र देखेंगे तो भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है, दुर्गा इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में, राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा में, इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में, मिश्र धातु इस्पात संयंत्र पश्चिम बंगाल में और सेलम इस्पात संयंत्र तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है, कौन से सागर को उस में बढ़ी हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है, जिस कारण तैराक यानी स्विमर इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं? तो मृत सागर को उस पर बढ़ी हुई लवण सामग्री से अभिलक्षित किया जाता है, जिस कारण तैराक इस समुद्र की लहरों पर तैरते हैं। कैरिबियन सागर दोस्तों, यह अटलांटिक महासागर में कैरिबियन द्वीपों के बीच स्थित है। लाल सागर हिंद महासागर का एक समुद्री जल प्रवेश द्वार है जो अफ्रीका और एशिया के बीच स्थित है। काला सागर दक्षिण पूर्वी यूरोप और पश्चिमी एशिया में स्थित एक जल निकाय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो 74% है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर। जनगणना 2011 की जनगणना आयुक्त थे सी चंद्रमौली। सबसे अधिक आबादी वाला जिला था ठाणे महाराष्ट्र का। सबसे कम आबादी वाला जिला था दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की वह कौन सी परत है जो दरार और छिद्रों वाली चट्टानों के छोटे ढेरों से बनती या बनता है? तो सी संस्तर है। मिट्टी का सी संस्तर परत है जो दरार और छिद्रों वाली चट्टानों के छोटे ढेरों से बनती है। मृदा का अध्ययन कहलाता है दोस्तों पेडोलॉजी। मृदा के 5 संस्तर होते हैं। ओ संस्तर जिसमें ह्यूमस या कार्बनी पाए जाते हैं, सबसे ऊपरी परत होती है, इसमें अवक्रमित पादप सामग्री होते हैं। एस संस्तर में दोस्तों
ऊपरी परत होती है। ह्यूमस परत जो कार्बनिक पदार्थों से बनी होती है। बी संस्तर में दोस्तों उपमृदा जिसको बोलते हैं, खनिजों से भरपूर होती है, जो ए या ई संस्तर से निक्षालित होती है, यानी नीचे चले गए होते हैं और जमा हो गए होते हैं। सी संस्तर दोस्तों ढीली मूल सामग्री यानी सेप्रोलाइट होती है, इसमें कार्बनिक पदार्थ नहीं होते हैं। ई संस्तर दोस्तों अलक्षित होती है। उपसतह संस्तर जो अत्यधिक निक्षालित होती है, इस संस्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है? तो शुक्र ग्रह को आंतरिक ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह सूर्य के नज़दीक दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के घने सफ़ेद और पीले बादलों से बना है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। आंतरिक ग्रह दोस्तों स्थलीय ग्रह कहा जाता है। चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं आंतरिक ग्रह, और इनकी सतह ठोस होती है। 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बाह्य ग्रह हैं दोस्तों जोवियन विशाल ग्रह, जिसको जोवियन या विशाल ग्रह बोलते हैं। बाह्य ग्रह को जो है बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। और क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो प्रियरीज कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के आंतरिक भागों में पाए जाने वाले घास के मैदान को प्रियरीज कहते हैं। या मध्यम तापमान, मध्यम वर्षा और कुछ पेड़ों वाला एक शीतोष्ण घास का मैदान होता है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म के समय किस राज्य में आयु संभाविता सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2013-17 में भारत में 69 वर्ष थी, और उच्चतम दोस्तों केरल में थी 75.2 वर्ष। सबसे कम उत्तर प्रदेश में थी 65 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा उस स्थान पर एक संक्रमण क्षेत्र बनाता है जहां नदी समुद्र के साथ मिलती है? वह दोस्तों ज्वारनदमुख बनाता है। ज्वारनदमुख एक संक्रमण, निम्नलिखित में से कौन सा उस स्थान पर एक संक्रमण क्षेत्र बनाता है जहां नदी और समुद्र के साथ मिलती है? तो ज्वारनदमुख है दोस्तों। इसकी विशेषता है ताज़ा और खारे पानी का मिश्रण है। इसमें कीचड़, नमक के दलदल और मैंग्रोव वन जैसे विविध आवास हैं। बरखान, यानी बरखान क्या होता है? रेगिस्तानी इलाकों में वायु के कारण बनने वाले अर्धचंद्राकार रेत के टीले होते हैं बरखान। एरिटेस क्या होता है? तो पर्वतीय कटाव से उत्पन्न तेज चाकू की धार वाली कटक होती है। यारडांग क्या होता है? तो प्रबल वायु की दिशा के समानांतर हवा द्वारा निर्मित चट्टान की एक चोटी होती है यारडांग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मामला मृदा प्रदूषण से संबंधित है? तो मृदा प्रदूषण से दोस्तों संबंधित है इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन बनाम भारत संघ। इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरो लीगल एक्शन ने रासायनिक निर्माताओं के एक समूह के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की। इस संगठन ने बिछड़ी, उदयपुर राजस्थान नामक एक छोटे गांव में रहने वाले लोगों की स्थितियों पर प्रकाश डालते हुए एक मुद्दा उठाया। गांव पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड और कई अन्य रासायनिक औद्योगिक संयंत्र का कब्जा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल है दोस्तों, जैव सुरक्षा के लिए जैविक विविधता सम्मेलन। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 2003 से प्रभावी है। जैविक विविधता पर कन्वेंशन के पूरक के रूप में जैव सुरक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। पर्यावरण सम्मेलन और प्रोटोकॉल क्या है? तो रामसर कन्वेंशन 1971, साइट्स 1973, बॉन कन्वेंशन 1979, ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन 1985, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987, बेंसल कन्वेंशन 1989, क्योटो प्रोटोकॉल 1997, नागोया प्रोटोकॉल 2010, मीनामाटा कन्वेंशन 2013, किगाली संशोधन 2016 है। विश्व की आबादी में भारत का कितना हिस्सा है? तो विश्व की आबादी में भारत का 17.7% हिस्सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व में सबसे बड़े देश जनसंख्या के अनुसार है दोस्तों चीन, फिर भारत, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर इंडोनेशिया है। विश्व के सबसे बड़े देश क्षेत्रफल के अनुसार है दोस्तों, पहले रूस, फिर कनाडा, चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत, उसके बाद फिर अर्जेंटीना है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों में से किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य विपणन अवधि 2020-21 के लिए सबसे अधिक है? तो मूंग के लिए है। मूंग विपणन सीजन के लिए खरीफ फसलों के लिए उच्चतम एमएसपी तिल 2022-23 और तिल 23-24। कृषि लागत और मूल्यता आयोग एक विशेषज्ञ निकाय है। कृषि लागत और मूल्य आयोग एक विशेषज्ञ निकाय है जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को अधिसूचित खरीफ और रबी फसलों के एमएसपी की सिफारिश करता है। यह 22 अनिवार्य फसलों के लिए एमएसपी और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य की सिफारिश करता है।
अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इस दृष्टिकोण को पॉल्यूटर पेज सिद्धांत कहा जाता है। यदि कोई व्यक्ति प्रदूषण करता है या पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसा व्यक्ति इसे साफ करने और इसके लिए भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है। इसे पॉल्यूटर पेज सिद्धांत कहते हैं। प्रदूषक 1972 और 1974 OECD अनुशंसाओं 1 और 2 के तहत प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण उपायों की लागत वहन करता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण कानून 1992 के पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के सिद्धांत 16 में इसका उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मृदीय कारकों से संबंधित है? तो मृदा दोस्तों मृदीय कारकों से संबंधित है। एडेफिक कारक यानी एडेफिक फैक्टर मिट्टी के पीएच, लवणता, तापमान, जल और निकासी और संरचना जैसे मिट्टी के गुणों को संदर्भित करते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? तो 1881 में की गई थी। हेनरी वॉल्टर को भारतीय जनगणना का जनक कहा जाता है। स्वतंत्र भारत की पहली राष्ट्रीय जनगणना 1951 में हुई थी। वर्ष 2011 की जनगणना शुरुआत के बाद से 15वीं जनगणना थी और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। दशकीय जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय, गृह मंत्रालय के कार्यालय की है। अगला क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को जल सुपोषण कहा जाता है। पोषक तत्वों के साथ जल निकायों के संवर्धन की प्रक्रिया को जल सुपोषण कहा जाता है। इस संवर्धन से शैवाल और अन्य जलीय पौधों की अत्यधिक वृद्धि होती है जिसके जलीय पारिस्थितिकी तंत्र पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। पारिस्थितिक अनुक्रमण क्या है? तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक क्षेत्र में पौधों और जानवरों की प्रजातियों के समुदायों को समय के साथ प्रतिस्थापित कर दिया जाता है उसे पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। रामसर समझौता आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। रामसर समझौता आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि पर सम्मेलन एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि और उनके संसाधनों के संरक्षण और बुद्धिमानी से उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। जैविक विविधता पर सम्मेलन जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और लाभों के उचित और न्यायसंगत बंटवारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनी साधन है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। विश्व में दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता कौन सा देश है? तो भारत है। दालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता भारत है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयातक है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक शीर्ष 5 दाल उत्पादक राज्य हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध, दाल और जूट उत्पादक भी है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्व जुताई वाली मिट्टी है? तो काली मिट्टी स्व जुताई वाली मिट्टी होती है। रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी भी बोलते हैं। यह कपास की वृद्धि के लिए अच्छी होती है क्योंकि इसमें मिट्टी की मात्रा अधिक होती है, पानी बनाए रखने की अच्छी क्षमता होती है। इसमें दक्कन के पठार का अधिकांश भाग शामिल है। काली मिट्टी चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना से भरपूर होती है लेकिन इनमें फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बन पदार्थ की कमी होती है। भारत की मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल और पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, शुष्क मिट्टी, लवणीय मिट्टी, पीर मिट्टी, वन मिट्टी में वर्गीकृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, रबी की फसलें किस ऋतु में बोई जाती हैं? तो शीत ऋतु में बोई जाती हैं रबी की फसलें। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है जनगणना 2011 के अनुसार। इसका लिंग अनुपात है उत्तर प्रदेश का 912। जनसंख्या घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर 829 लोग। साक्षरता दर है 67.68%। पुरुष साक्षरता है 77.28% और महिला साक्षरता है 57.18%। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इलाहाबाद। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है महोबा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है और उच्चतम जनसंख्या घनत्व बिहार की है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। उच्चतम लिंगानुपात केरल का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। उच्चतम साक्षरता दर केरल का है। सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर को विश्व नगरी कहा जाता है? तो विश्व नगरी कहते हैं दोस्तों कोलकाता को। मेगालोपोलिस
या फिर सुपर सिटी जिसे मेगा रीगियन भी कहा जाता है, महानगरीय क्षेत्रों का एक समूह है जिसे परिवहन, अर्थव्यवस्था, संसाधनों, पारिस्थितिकी आदि की सामान्य प्रणालियों के माध्यम से एक सतत शहरी क्षेत्र के रूप में माना जाता है। अन्य शहर और उनके उपनाम देखेंगे तो नागपुर संतरे का शहर है, सूरत हीरे का शहर, तिरुवनंतपुरम भारत का सदाबहार शहर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई परियोजना के EIA प्रसंस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनिवार्य है? तो इसमें अनिवार्य है दोस्तों स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और सार्वजनिक परामर्श। नई परियोजना EIA प्रसंस्करण के लिए अनिवार्य है स्क्रीनिंग, स्कोपिंग और सार्वजनिक परामर्श। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन यानी EIA किसी प्रस्तावित परियोजना या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों के मूल्यांकन की एक प्रक्रिया है। इसमें स्क्रीनिंग और स्कोपिंग, बेसलाइन डेटा संग्रह, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन, मिटिगेशन मेजर्स तथा वैकल्पिक पहचान, सार्वजनिक परामर्श एवं समीक्षा और निर्णय लेने की प्रक्रिया शामिल है। अगला क्वेश्चन है, कोलार की खदानें किस भारतीय राज्य में है? तो कर्नाटक में है कोलार की खदानें। ओडिशा में उच्च श्रेणी के हेमेटाइट अयस्क मयूरभंज और केंदुझार जिलों में बादाम पहाड़ की खदानों में पाया जाता है। कर्नाटक के बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुरू क्षेत्र में लौह अयस्क के भंडार प्रचुर मात्रा में हैं। मध्य प्रदेश में बालाघाट खदानें, राजस्थान में खेतड़ी खदानें और झारखंड के सिंहभूमि जिले तांबे के प्रमुख उत्पादक हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर, अगला क्वेश्चन है, प्रति वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उच्चतम जनसंख्या घनत्व जिला है दोस्तों उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली का। राज्य है दोस्तों बिहार, केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों दिल्ली। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है बिहार और उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है, केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली और जिला है उत्तर पूर्वी दिल्ली। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है दोस्तों दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश का। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 10 की वृद्धि 17.72% थी। 1991 से 2011 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व बढ़ गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसांख्यिकीय संक्रमण मॉडल के अंतिम चरण की विशेषता कम जन्म दर और कम मृत्यु दर है। यह शब्द जनसांख्यिकी संक्रमण सबसे पहले अमेरिकी जनसांख्यिकी विशेषज्ञ फ्रैंक डब्ल्यू द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है? तो जॉनसन सीमा रेखा से पता चलता है कि अक्साई चीन भारत का हिस्सा है। मैकडोनाल्ड रेखा क्या है? तो अक्साई चीन के विवादित क्षेत्र में ब्रिटिश भारत और चीन के बीच एक सीमा प्रस्ताव मैकडोनाल्ड रेखा है। मैकमोहन रेखा क्या है? तो पूर्वीय हिमालयी क्षेत्र के चीन अधिकृत क्षेत्र और भारतीय क्षेत्रों के बीच की सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा है वह सीमा जो भारत को पाकिस्तान से अलग करती है। अगला क्वेश्चन है, किस जीवाश्म ईंधन को बरीड सनशाइन के रूप में माना जाता है? तो कोयला को बरीड सनशाइन के रूप में माना जाता है। पेट्रोलियम है दोस्तों काला सोना, पेट्रोलियम काला सोना बोलते हैं। जलाऊ लकड़ी का ईंधन होता है। प्राकृतिक गैस होती है दोस्तों मीथेन गैस। 5 सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है वायु, जल, मिट्टी, वन और खनिज। प्राकृतिक संसाधनों को मुख्य रूप से 2 अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नवीकरणीय संसाधन जैसे कि सूर्य, वायु, जल, भूतापीय और बायोमास है। और गैर नवीकरणीय संसाधन हैं दोस्तों तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और परमाणु ऊर्जा। हवा में आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। हवा में आर्द्रता को आर्द्रता के रूप में जाना जाता है। आर्द्रता के प्रकार देखेंगे, सापेक्ष आर्द्रता है वायु में मौजूद नमी की मात्रा और वायु द्वारा धारण की जा सकने वाली नमी की मात्रा का अनुपात है सापेक्ष आर्द्रता। विशिष्ट आर्द्रता क्या है? जल वाष्प, द्रव्यमान और वायु पार्सल के कुल वायु द्रव्यमान के अनुपात के बराबर है। और निरपेक्ष आर्द्रता क्या है? वायु के आयतन की प्रति इकाई मात्रा में जल वाष्प का द्रव्यमान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है? तो इसको दोस्तों अमेज़न वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़ों के रूप में माना जाता है। अमेज़न में सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के लगभग 40% हिस्से को कवर करता है और ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम और फ्रेंच गुयाना में फैला हुआ है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तिलहन यानी ऑयल सीड का एक उदाहरण है? तो तिल दोस्तों तिलहन का उदाहरण है। तिलहन यानी ऑयल सीड्स मुख्य रूप से खाद्य तेलों के उत्पादन के लिए उगाए जाने वाले बीज हैं। देश में विविध कृषि पारिस्थितिकी परिस्थितियां नौ वार्षिक तिलहन फसलों को उगाने के लिए अनुकूल हैं, जिनमें 7 खाद्य तिलहन हैं: मूंगफली, रेपसीड और सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, कुसुम और नाइसर। और 2 अखाद्य तिलहन हैं, अरंडी और अलसी शामिल हैं। मिलेट्स में दोस्तों आएंगे बाजरा, रागी, ज्वार। मसूर में आएंगे लाल मसूर, मूंग, पीली चना और चना अरहर, ये मसूर में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व में दालों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो प्रथम स्थान है। विश्व में दलहन के शीर्ष उत्पादकों में भारत, कनाडा, चीन, म्यांमार, नाइजीरिया शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 है। अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष 2016 है। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक राज्य राजस्थान है। यह मसालों, मछली, मुर्गी पालन, पशुधन और वृक्षारोपण फसलों के अग्रणी उत्पादकों में से एक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा बोलने वालों का प्रतिशत भारत की कुल जनसंख्या के संदर्भ में सबसे अधिक है? तो तेलुगु बोलने वालों की संख्या सबसे अधिक है। तेलुगु बोलने वालों की संख्या के घटते क्रम के अनुसार भारत की 12 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं: हिंदी, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, उर्दू, कन्नड़, उड़िया, मलयालम, पंजाबी और असमी हैं। आज की स्थिति के अनुसार भारतीय संविधान भारत की 22 प्रमुख भाषाओं को मान्यता देता है, जो संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है? तो पेट्रोलियम उत्पाद दोस्तों पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक उदाहरण है। वे ऊर्जा स्रोत जो एक बार में समाप्त हो जाने पर एक निश्चित अवधि के अंदर स्वयं को पुनः प्राप्त नहीं होते हैं और पारंपरिक या गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। वे ऊर्जा स्रोत जो एक बार समाप्त हो जाने पर एक निश्चित अवधि के अंदर स्वयं को पुनः प्राप्त नहीं होते हैं, पारंपरिक या फिर गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, प्राकृतिक गैस, परमाणु ईंधन आदि। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत हैं जिनका समय के साथ पुनः भरण होता रहता है। उदाहरण के लिए सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ईंधन सेल, भूतापीय ऊर्जा और बायोगैस आदि हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शाकाहारी का एक उदाहरण कौन सा है? तो हिरन है दोस्तों शाकाहारी इसमें से। शाकाहारी वे परपोषित जीव होते हैं जो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश, गाय, बकरी, भेड़ आदि। मांसाहारी जीव मांस या पशुओं का मांस खाते हैं। उदाहरण के लिए शेर, भेड़िया, तेंदुआ, चीता, लाल पांडा, चील आदि। सर्वाहारी जीव पौधे और पशुओं दोनों खाते हैं। उदाहरण के लिए कुत्ता, इंसान, पक्षी, भारतीय गिलहरी आदि हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धान्य का उदाहरण है? तो गेहूं दोस्तों धान्य का उदाहरण है। अनाज घास के बीज होते हैं जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। वे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिजों का एक प्रमुख स्रोत होते हैं। अनाज के कुछ सामान्य उदाहरणों में गेहूं, चावल, मक्का, जई, बाजरा और जौ शामिल है। चना एक फली है, मूंगफली एक मेवा है और सोयाबीन एक फली है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम है। उत्तरी अमेरिका की 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील 5 विशाल झीलों में से सबसे बड़ी झील है, जो कि कैस्पियन सागर के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है। यह बड़ी झीलों में सबसे ठंडी और गहरी झील है, जिसकी अधिकतम गहराई 406 मीटर है। और उत्तरी अमेरिका की 5 बड़ी झीलें सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरन है, इरी है और ओंटारियो है। 5 बड़ी झीलों में से सबसे छोटी है ओंटारियो। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप की साक्षरता दर है 91.85%। जनगणना 2011। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है साक्षर माना जाता है। देश में साक्षरता दर 74.04% है। पुरुषों के लिए 82.14%, महिलाओं के लिए 65.46% है। उच्चतम साक्षरता दर केरल का है 94%। इसके बाद लक्षद्वीप का 91.85%, फिर मिजोरम का 91.33%, फिर सबसे कम साक्षरता दर बिहार का है 61.80%। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का है 65.38% और फिर राजस्थान का है 66.11%।
अन्य केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर है दिल्ली का 86.21%, चंडीगढ़ का है 86.05%, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का साक्षरता दर है 86.63%। अगला क्वेश्चन है मट्टला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में स्थित है। श्रीलंका के अन्य हवाई अड्डे देखेंगे तो सिगिरिया है, भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अन्य देशों के प्रसिद्ध हवाई अड्डे देखेंगे तो नेपाल का है दोस्तों त्रिभुवन हवाई अड्डा और पोखरा हवाई अड्डा, भूटान का है पारो हवाई अड्डा, म्यांमार का है यांगून हवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पाकिस्तान का है जिन्ना हवा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कराची में, और अल्लामा इकबाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लाहौर में। और भारत का है दोस्तों IGI नई दिल्ली में, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। अशोधित जन्म दर प्रत्येक 1000 लोगों के लिए एक वर्ष में जन्म को दर्शाती है। अशोधित जन्म दर प्रत्येक 1000 लोगों के लिए एक वर्ष में जन्म को दर्शाती है। प्रश्न नंबर क्या है? तो 15 से 49 वर्ष की आयु की प्रति 1000 महिला जनसंख्या पर एक वर्ष के दौरान जीवित जन्मों की संख्या होती है। प्रश्न नंबर बाल मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1000 जीवित जन्मों के पर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु की संख्या होती है मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या है? प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों में से शिशु की उसके पहले जन्मदिन से पहले की मृत्यु की संख्या होती है शिशु मृत्यु दर। निम्नलिखित में से किसे तरल सोना कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को तरल सोना कहते हैं। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी पर तरल, गैसीय या ठोस रूप में होता है। पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। पेट्रोलियम जमीन से निकाला जाता है, इसे कच्चा तेल कहते हैं, इसका रंग काला होता है। अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकारों में डामर, कोल tar, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस शामिल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो वायुमंडल की सबसे बाह्य परत कौन सी होती है जो धीरे धीरे बाह्य अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है? तो वह है दोस्तों बहिर्मंडल। तो यह पृथ्वी की सतह से 700 से 10,000 किलोमीटर ऊपर स्थित है। यह पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे ऊंची परत है। पृथ्वी के अधिकांश उपग्रह इसी परत में परिक्रमा करते हैं और बहिर्मंडल में कोई मौसम नहीं होता। वायुमंडल की विभिन्न परतें क्षोभमंडल, यह पृथ्वी की सतह से औसतन 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। समताप मंडल, यह पृथ्वी की सतह से 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। मध्यमंडल, यह पृथ्वी की सतह से 50 से 80 किलोमीटर के बीच स्थित है। बाह्यमंडल पृथ्वी की सतह से लगभग 80 से 700 किलोमीटर ऊपर स्थित है। शिशु मृत्यु दर में को प्रत्येक 1000 जीवित जन्मों के लिए मृत शिशु की संख्या के रूप में जाना जाता है। शिशु मृत्यु दर से तात्पर्य शिशु के जन्म से 1 वर्ष की आयु के बीच की मृत्यु से है। यदि किसी बच्चे की मृत्यु 28 दिन की आयु से पहले हो जाती है तो मृत्यु को भी नवजात मृत्यु दर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारत में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय स्तर पर 2015 में 37 प्रति 1000 जीवित जन्म से घटकर 2019 में 30 प्रति 1000 जीवित जन्म हो गई है। भारत में उच्चतम शिशु मृत्यु दर 2019 मध्य प्रदेश में थी। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 46 मृत्यु दर थी। मिजोरम और नागालैंड में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। अगला क्वेश्चन है CRZ का अर्थ है, CRZ का है कोस्टल रेगुलेशन जोन। इसका उच्च ज्वार रेखा STL का है, निम्न ज्वार रेखा LTL के बीच की भूमि के साथ साथ खाड़ियों, समुद्रों, संकरी खाड़ियों, नदियों और बैक वाटर के तटीय क्षेत्र जो STL से 500 मीटर तक ज्वार के अधीन है उन्हें तटीय विनियमन क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा विभिन्न तटीय विनियम क्षेत्र घोषित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी आईकर की एक पहल है। राष्ट्रीय जलवायु अनुकूल कृषि पहल आईकर की एक पहल है। नेशनल इनोवेशन फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फरवरी 2011 में शुरुआत की गई भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक नेटवर्क परियोजना है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी प्रदर्शन के माध्यम से जलवायु परिवर्तन और जलवायु भेद्यता के प्रति कृषि के लचीलेपन को बढ़ाना है। आयकर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के तहत एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाइयों का प्रतिशत 2.30% है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रवाल द्वीपों का उदाहरण है? तो लक्षद्वीप है प्रवाल द्वीप का उदाहरण। लक्षद्वीप दक्षिण क्षेत्र में केरल के तट पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप एक द्वीप समूह है जिसमें 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले 36 महाद्वीप हैं। यह एक प्रशासक के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंत्रण में है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर है।
अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर है दोस्तों 65.5%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। भारत की कुल साक्षरता दर है 74.04%। भारत में केरल 94% की साक्षरता दर में सबसे अधिक है। भारत में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है जो कि है 61.80%। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक संधि आधारित अंतर सरकारी संगठन है और फ्रांस तथा भारत द्वारा आरंभ की गई संयुक्त पहल है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों की बढ़ती तैनाती के लिए एक कार्य उन्मुख सदस्य संचालित सहयोगी मंच है। इसका दृष्टिकोण आइए हम सब मिलकर सूर्य को उज्जवल बनाए हैं। इसकी संकल्पना पेरिस 2015 में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें पार्टियों के सम्मेलन के मौके पर की गई थी। आईएसए इसका मुख्यालय है आईएसए का गुरुग्राम। जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। जून 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को शुरू किया गया था। इसका थीम है ओनली वन अर्थ। अन्य सम्मेलन है दोस्तों सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002, सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2012 है। अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अरहर तूर का प्रमुख उत्पादक है? तो महाराष्ट्र है। अन्य फसलें एवं उनके प्रमुख उत्पादक राज्य देखेंगे तो चावल का है दोस्तों पश्चिम बंगाल, गेहूं का है उत्तर प्रदेश, मक्का का है कर्नाटक, चना का है दोस्तों उत्पादक महाराष्ट्र, मूंगफली का है गुजरात, सूरजमुखी का है कर्नाटक, कपास का है गुजरात, जूट का है पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अल्पसंख्यकों का प्रतिशत लगभग है 19.3%। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 की धारा 2C के तहत मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार मुसलमानों की जनसंख्या प्रतिशत 14.2% है, ईसाई की 2.3%, सिख की 1.7%, बौद्ध की है दोस्तों 0.7%, जैन की है 0.4% और पारसी की है 0.006%। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका गुफाओं की प्रागैतिहासिक शैल चित्रकारी किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है रायसेन जिला में। भीमबेटका गुफाओं की खोज 1957 से 58 में डॉक्टर V.S. वाकड़कर ने की थी। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध गुफाएं हैं आदमगढ़ गुफाएं, अंबा देवी गुफाएं, पंचमढ़ी गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं आदि हैं। कुछ अन्य गुफाएं महाराष्ट्र की कन्हेरू गुफाएं, भाजा गुफाएं, एलोरा गुफाएं, अजंता गुफाएं, एलिफेंटा गुफाएं और आदि हैं। कर्नाटक की गुफाएं हैं बादामी गुफाएं, बिहार की गुफाएं हैं बराबर की गुफाएं। अगला क्वेश्चन है ओजोन की सबसे अधिक मात्रा समताप मंडल पर मौजूद होती है। ओजोन की सबसे अधिक मात्रा समताप मंडल में मौजूद होती है। समताप मंडल यह क्षोभ मंडल की सीमा के ऊपर पाया जाता है और 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला होता है। ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है और हानिकारक किरणों से बचाता है। ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है औसत जिसकी ऊंचाई 13 किलोमीटर, भूमध्य रेखा पर मोटाई सबसे अधिक होती है। धूल के कणों और जल वाष्प को धारण करके जलवायु और मौसम में परिवर्तन होता है। मध्य मंडल समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक स्थित है। आयन मंडल मध्य मंडल से दोस्तों 80 से 400 किलोमीटर के ऊपर स्थित है और विद्युत आवेश के कारण पृथ्वी के प्रेषित रेडियो तरंग इस परत द्वारा वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती है। निम्नलिखित में से भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है जो कि कर्क रेखा पर स्थित है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कर्क रेखा दोस्तों 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में स्थित है जो कि गुजरती है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। भारत की स्थल सीमा है दोस्तों 15,200 किलोमीटर की और तटीय रेखा है 7,516.6 किलोमीटर।
पोर्ट ब्लेयर दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। मन्नार की खाड़ी दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। अगला क्वेश्चन है, कृषिगत भूमि के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या को शारीरिक घनत्व कहा जाता है। जनसंख्या घनत्व है तो जनसंख्या घनत्व एक विशिष्ट क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या का माप है। कृषि घनत्व कृषि योग्य भूमि की प्रति इकाई किसानों की संख्या है। अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व किसी भी क्षेत्र के लिए भूमि क्षेत्र में मानव निवासियों का अनुपात होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल लिंग अनुपात को 0 से 6 वर्ष आयु के वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। बाल लिंगानुपात को 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 है। ग्रामीण के लिए 949 और शहरी के लिए 929 था। 0 से 19 आयु वर्ग के लिए लिंगानुपात 908 था, जबकि 60 प्लस के लिए आयु वर्ग के लिए लिंगानुपात 1033 था। आर्थिक रूप से सक्रिय आयु वर्ग है दोस्तों 15 से 59 वर्ष। 1559 वर्ष में लिंगानुपात 944 था। लिंगानुपात केरल में सबसे अधिक है 1084 था। उसके बाद पुडुचेरी में 1037 और सबसे कम है दमन और दीव में 618 में था। उसके बाद दादरा नागर हवेली में 774 है और उसके बाद चंडीगढ़ में 818 है। वेल्स यानी घास का खुला मैदान दक्षिण अफ्रीका में समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं वेल्स। विश्व के घास के मैदान देखेंगे, सवाना अफ्रीका में पाया जाता है। कैंपोस ब्राज़ील का घास का मैदान है। लानोस वेनेजुएला का है। प्रेयरी उत्तर अमेरिका का है। पंपास अर्जेंटीना का है। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया का है और स्टेपी मध्य एशिया का है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है? तो गेहूं और जौ रबी फसलों का सबसे अच्छा वर्णन करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो एक प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो नदी है। नदी दोस्तों लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। लोटिक जल क्या है? तो जल प्रवाह के आधार पर मीठे जल निकायों का वर्गीकरण है दोस्तों लोटिक जल। उदाहरण के लिए नदियाँ, धाराएँ और झरने। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो एक जैविक प्रणाली जिसमें एक क्षेत्र के सभी जीवित जीवों, पौधों और जानवरों के साथ साथ निर्जीव भी शामिल होते हैं, जिनके साथ जीवन परस्पर अंतःक्रिया करते रहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी तंत्र। वेल्ड दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला शीतोष्ण घास का मैदान है। वेल्ड एक समतल क्षेत्र है जो घास या छोटी झाड़ियों से ढका होता है। बगदाद निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो इराक की राजधानी है बगदाद। इराक गणराज्य पश्चिम एशिया मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। सीमावर्ती देश है दोस्तों तुर्की, ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया। मध्य पूर्व के देश और उनकी राजधानियां दोस्तों, यमन की राजधानी सना, सीरिया की राजधानी दमिश्क, ईरान की राजधानी तेहरान, संयुक्त अरब अमीरत की राजधानी अबू धाबी, जॉर्डन की राजधानी अम्मान, लेबनान की राजधानी बेरूत, बहरीन की राजधानी मनामा, ओमान की राजधानी मस्कट, इजराइल की राजधानी यरूशलेम, मिस्र की राजधानी काहिरा, साइप्रस की राजधानी निकोसिया, तुर्की की राजधानी अंकारा, सऊदी अरब की राजधानी रियाद, कतर की राजधानी दोहा, कुवैत की राजधानी कुवैत शहर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत कौन सी है? तो वह है दोस्तों पर्पटी। पृथ्वी की बाह्यतम ठोस परत पर्पटी है दोस्तों। पृथ्वी की संरचना को 3 प्रमुख परतों में विभाजित किया गया है, पर्पटी, मेंटल और कोर। पर्पटी को 2 प्रकारों में विभाजित किया गया है, पहला महासागरीय पर्पटी और दूसरा महाद्वीपीय पर्पटी। मेंटल क्या है? तो भूपर्पटी के नीचे का आंतरिक भाग होता है। मेंटल के ऊपरी भाग को एस्थेनोस्फेयर कहा जाता है। भूपर्पटी और मेंटल के सबसे ऊपरी भाग को स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर कहा जाता है। पृथ्वी का कोर हमारी पृथ्वी का बहुत गर्म तथा बहुत सघन केंद्र है। बाहरी कोर तरल अवस्था में होता है जबकि आंतरिक कोर ठोस अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो कनाडा है दोस्तों। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है भारत। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत है। भारत का क्षेत्रफल दोस्तों है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो दुनिया का लगभग 2% भूभाग है और इसमें दुनिया की लगभग 1/6 आबादी रहती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 तैयार किया है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्रालय ने किया है दोस्तों। पर्यावरण, वन, जलवायु और परिवर्तन मंत्रालय ने
ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 तैयार किया है। भारत में अधिकतम शोर स्तर औद्योगिक क्षेत्रों में दिन के समय में 75 डेसिबल और रात के समय में 70 डेसिबल है। वाणिज्यिक क्षेत्रों में दिन के समय में 65 डेसिबल और रात के समय में 55 डेसिबल। आवासीय क्षेत्रों में दिन के समय 55 डेसिबल और रात के समय 45 डेसिबल है। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जिसको सप्तकोसी भी बोला जाता है। इसका उद्गम तिब्बत से होता है। यह नदी चीन, नेपाल और भारत में प्रवाहित होती है। यह गंगा की बाईं तरफ की सहायक नदी है। झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों से होकर बहने वाली दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। शारदा नदी यानी काली नदी, इसका उद्गम उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हिमालय के काला पानी से होता है। गंडक नदी यानी नारायणी नदी नेपाल के पास तिब्बत में धौलागिरी के उत्तर से निकलती है। गंडक नदी। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में देश की सबसे बड़ी ग्रामीण आबादी 155.11 मिलियन है, जो कि देश की ग्रामीण आबादी का 18.62% है। जबकि महाराष्ट्र में देश की सबसे अधिक शहरी आबादी 50.83 मिलियन है। देश की शहरी आबादी का 13.48% है। ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य घटते क्रम में हैं उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश है। प्रतिशत के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्य हैं घटते क्रम में हिमाचल प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा और फिर मेघालय है। अगला क्वेश्चन है, तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो यह है दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में। यह दक्षिण एशिया की जेलों के सबसे बड़े परिसरों में एक है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची के तहत जेलें एक राज्य का विषय हैं। जेलों का प्रबंधन और प्रशासन विशेष रूप से राज्य सरकारों के क्षेत्रों में आता है और यह जेल अधिनियम 1894 और संबंधित राज्य सरकारों के जेल मैनुअल द्वारा शासित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एकता की मूर्ति यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा नदी में स्थित साधु बेट द्वीप पर बनी हुई है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, जो भारत के गुजरात राज्य में केवड़िया के पास स्थित है। यह स्मारक साधु बेट नामक नदी द्वीप पर बनाया गया है। नर्मदा नदी से जुड़े तथ्य देखेंगे। मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है और पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सिखों का प्रतिशत है 1.7%। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है? तो दोस्तों आयरन ऑक्साइड लाल मिट्टी को लाल रंग प्रदान करता है। लाल मृदा का है तो यह मृदा कायांतरित और आग्नेय चट्टानों के अपक्षय के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक के कुछ हिस्सों और दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र में पाई जाती है। उगाई जा सकने वाली फसलें गेहूं, कपास, दालें, तंबाकू, तिलहन, आलू हैं। अगला क्वेश्चन है, वियना निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। वियना यह डेन्यूब नदी, ऑस्ट्रिया की सबसे लंबी नदी, के तट पर स्थित है वियना। यह ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय का मुख्यालय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स फॉरेस्ट यानी विश्व वन की स्थिति रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो प्रकाशित करता है दोस्तों खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO करता है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भूखमरी को कम करना है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व की वन स्थिति रिपोर्ट क्या है? तो यह द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है और वनों की कटाई को कम करने के लिए रणनीतियों की रूपरेखा तैयार करते हुए वैश्विक वन संसाधनों और उनके साथ मनुष्यों की बातचीत पर व्यापक डेटा पेश करती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी? तो हुई थी दोस्तों 1881 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, करुपुर कलमकारी चित्रकारी और कलाकुरीची लकड़ी की नक्काशी जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है, वे किस राज्य से संबंधित हैं? तो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। फिर से देखेंगे, करुपुर कलमकारी चित्रकारी और कलाकुरीची लकड़ी की नक्काशी जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत यानी GI टैग मिला है, वे तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। तमिलनाडु 58 उत्पादों के साथ GI टैग चार्ट में शीर्ष पर है। तमिलनाडु के हालिया GI टैग जडेरी नमकट्टी, कन्याकुमारी जिले का स्वादिष्ट मैटी केला, तिरुवनंतवेली जिले की छेदी बुट्टा साड़ियाँ हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में माही नदी द्रोणी बेसिन स्थित है?
तो गुजरात राज्य में स्थित है माही नदी। इस नदी का उद्गम है दोस्तों मध्य प्रदेश के धार जिला से होता है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान राज्य से प्रभावित होते हुए खंभात की खाड़ी द्वारा अरब सागर में गिरती है। गुजरात की अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ देखेंगे, नर्मदा है, तापी है, लूनी है और साबरमती है। अगला क्वेश्चन है, रेशम कीटों के व्यावसायिक पालन से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संबंधित है? तो सेरीकल्चर संबंधित है। विटिकल्चर अंगूर की खेती और कटाई है। हॉर्टिकल्चर सब्जियों, फलों और फूलों को उगाना है। एपीकल्चर मधुमक्खियों को पालने की वैज्ञानिक विधि है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर में सिंधु जल संधि 1960 पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो यह किए गए थे दोस्तों कराची में। सिंधु जल संधि 1960 क्या है? तो भारत और 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और ब्यास के पानी को विशेष उपयोग करने का अधिकार दिया गया था। पाकिस्तान को पश्चिमी नदियाँ सिंधु, झेलम और चिनाब के पानी का आवंटन प्राप्त हुआ। सिंधु नदी प्रणाली, सिंधु नदी प्रणाली क्या है? तो सिंधु नदी इसका उद्गम तिब्बत में कैलाश पर्वत से होता है और कराची के पास अरब सागर में गिरती है। चिनाब नदी इसका उद्गम बारालाचा ला दर्रा लेह से होता है। और रावी नदी इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में हिमालय से होता है। और झेलम नदी का इसका उद्गम जम्मू और कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी से होता है। और सतलुज नदी इसका उद्गम कैलाश पर्वत तिब्बत से होता है। और ब्यास नदी इसका उद्गम रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश से होता है। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है टका। कुछ अन्य देश और उनकी मुद्राएं देखेंगे। जापान की मुद्रा है येन। अंगोला की मुद्रा है कांजा। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बाट। अल्बानिया की मुद्रा है दोस्तों लेक। अल्जीरिया की मुद्रा है दिनार। आर्मेनिया की मुद्रा है द्राम। अजरबैजान की मुद्रा है मनात। भूटान की मुद्रा है नगुल्ट्रम। बोत्सवाना की मुद्रा है पुला। ब्राज़ील की मुद्रा है वास्तविक। बुल्गारिया की मुद्रा है लेव। इथोपिया की मुद्रा है बिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शिदाबाद शहर जो 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी हुआ करता था, किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो भागीरथी नदी के किनारे पर स्थित है मुर्शिदाबाद। इसकी स्थापना 16वीं शताब्दी में मुगल सम्राट अकबर ने की थी। नवाब शासक मुर्शीद कुली खां औरंगजेब के आदेश का पालन करते हुए ने राजधानी को ढाका बांग्लादेश से स्थानांतरित कर दिया और शहर का नाम मुर्शिदाबाद रख दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय ग्रह है? तो शुक्र एक स्थलीय ग्रह है। शुक्र स्थलीय ग्रह है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला स्थलीय ग्रह, ये छोटे चट्टानी ब्रह्मांड हैं और इनमें बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल शामिल हैं। और दूसरा है जोवियन ग्रह, ये ग्रह विशाल हैं और इनमें बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून शामिल है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों का प्रतिशत है 14.2%। चुंबी घाटी भारत, चीन और भूटान के बीच एक त्रिसंगम है। चुंबी घाटी भारत, चीन और भूटान के बीच एक त्रिसंगम है। चुंबी घाटी पूर्व में भूटान और पश्चिम में सिक्किम के बीच चीनी क्षेत्र का 100 किलोमीटर का विस्तार है। इसका महत्व यह है, यह सिलीगुड़ी गलियारे यानी चिकन नेक से 5 किलोमीटर दूर है, जो भारत को उत्तर पूर्व भारत और नेपाल को भूटान से जोड़ता है। अराकू घाटी है तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। बराक घाटी असम में है। जुकू घाटी दोस्तों नागालैंड में। नेओरा घाटी कलिम्पोंग दार्जिलिंग में है। नुब्रा घाटी लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोवियन ग्रह है? तो वरुण एक इसमें से जोवियन ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार पूर्वी नदियों का अर्थ सतलुज, रावी और ब्यास है। ब्यासिया संधि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच हुई थी। इसकी मध्यस्थता विश्व बैंक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के उत्तर पूर्वी रेलवे डिवीज़न का मुख्यालय कहाँ है? तो गोरखपुर में है। भारतीय रेलवे में 70 मंडल और 19 जोन हैं। भारत में पहली यात्री ट्रेन 34 किलोमीटर की थी। 1853 में बम्बई और ठाणे के बीच चली थी, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में, जो कि भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश का। जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो भूमि क्षेत्र के प्रति वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या होती है। भारत का जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार है 382। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है बिहार, 1106 है। पश्चिम बंगाल है 1028। केरल है 860। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला है दिल्ली जो कि है 11,320। चंडीगढ़ का है 9,258। पुडुचेरी का है 2,547। सबसे कम जनसंख्या वाले घनत्व वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, अरुणाचल प्रदेश 17 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 46। मिजोरम है 52 का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महानंदा और गंगा नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है।
महानंदा का उद्गम स्थल है दार्जिलिंग पहाड़ियाँ, पश्चिम बंगाल में। नदी एवं उसके सहायक नदियाँ देखेंगे, गंगा की जो है सहायक नदियाँ हैं यमुना, दामोदर, रामगंगा, सोन, गोमती, सप्तकोसी और घाघरा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ देखेंगे, मानस, धनसिरी, संकोश, कोपिली, जियाधल, पुथीमारी, दुधनाई, ये सारी दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी की दोस्तों सहायक नदियाँ हैं। यमुना नदी की देखेंगे सहायक नदी, टोंस नदी, गिरी नदी, हिंडन नदी, चंबल नदी, बनास, काली सिंध, ये सारी दोस्तों यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। महानदी की सहायक नदी देखेंगे, प्राणहिता, इंद्रावती, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, सबरी, प्रवरा और मंजीरा, ये सारी दोस्तों महानदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण है? तो फ्लोरिडा धारा गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण है। फ्लोरिडा धारा गर्म महासागरीय धारा का उदाहरण है। महासागरीय धाराएं समुद्री जल के सतत पूर्वानुमानित दिशात्मक गति हैं। इन्हें तापमान के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। ठंडी जल धाराएं देखेंगे तो हमबोल्ट या पेरुवियन की धारा, कुरिल या ओयाशियो की धारा, कैलिफोर्निया धारा, लेब्राडोर धारा, कैनरी धारा, पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, बेंगुएला धारा, ये सारी ठंडी जल धाराएं हैं। गर्म जल धाराएं देखेंगे, उत्तरी विश्वतीय धारा, क्यूरोशिया धारा, अल्नीनो धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा और गल्फ स्ट्रीम, ये सारी दोस्तों गर्म धाराएं हैं। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। सबसे पूर्वी बिंदु किबीथू है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती है गुजरात में। सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल जम्मू कश्मीर का। सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठन ने बंगाल बेसिन से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया था? तो किस संगठन ने किया था? तो ONGC ने कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया था बंगाल बेसिन से। ONGC यानी तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम। बंगाल बेसिन भारत का 8वां तेल एवं गैस उत्पादक बेसिन है। इसे 20 दिसंबर 2020 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। भारत के अन्य 7 तेल एवं गैस उत्पादक बेसिन देखेंगे, कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम शेल्फ, राजस्थान, कावेरी, असम अराकन, फोल बेल्ट और कैम्बे है। ONGC की स्थापना 1956 में हुई थी और इसका मुख्यालय वसंत कुंज दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को लोकप्रिय रूप से विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र को दोस्तों लोकप्रिय रूप से विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। और इस क्षेत्र की जलवायु भूमध्य सागर के आसपास महाद्वीपों के पश्चिमी तट के साथ 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में होती है, जहां संतरे, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे खट्टे फल यहां व्यापक रूप से उगाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं। इन्हें ब्राज़ील के कैंपोस, वेनेजुएला में लानोस और पूर्वी अफ्रीका में सवाना के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो उत्तराखंड राज्य में है, गढ़वाल क्षेत्र में। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में चमोली जिले में की गई थी। इसे 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। यह नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व 1986 में स्थापित 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का एक हिस्सा है। उत्तराखंड में अन्य राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, जो कि भारत में सबसे पुराना है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था ब्राज़ील में। पृथ्वी शिखर सम्मेलन को पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के परिणाम देखेंगे तो रियो घोषणा सिद्धांत का उद्देश्य भविष्य के सतत विकास में देशों का मार्गदर्शन करना है। एजेंडा 21 क्या है? तो सतत विकास के संबंध में संयुक्त राष्ट्र की गैर बाध्यकारी कार्य योजना है। वन सिद्धांत क्या है? सभी प्रकार के वनों के संरक्षण और सतत विकास पर गैरकानूनी रूप से बाध्यकारी दस्तावेज है। सांभर खारी झील किस राज्य में स्थित है? सांभर खारी झील किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों राजस्थान राज्य में। भारत में अन्य खारे पानी की झील है। सांभर खारी झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान राज्य में है। भारत में अन्य खारी पानी की झील देखेंगे तो चिल्का झील है ओडिशा में, भारत में सबसे लंबी झील है, जो कि पेंगोंग झील है लद्दाख में, दुनिया की सबसे ऊंची झील है, 4350 मीटर है, 4350 मीटर ऊंची है। पचपदरा झील है राजस्थान की। पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश की, भारत में दूसरी सबसे बड़ी झील है पुलिकट। लोनार है महाराष्ट्र की। राजस्थान की ताजे पानी की झीलें हैं पिछोला, जयसमंद, राजसमंद, पुष्कर, नक्की, तलवाड़ा, आना सागर और फतेह सागर। भारत में दूसरी सबसे बड़ी
आबादी धार्मिक आबादी कौन सी है? तो मुस्लिम है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक आबादी मुस्लिम है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जैनों का प्रतिशत है तो 0.40% है। 0.40% है। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के अधीन की गई थी। तो ये थे दोस्तों यूपीएसआई के कुछ इंपॉर्टेंट भूगोल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को एक दमदार बूस्ट देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट में बताएं कि दोस्तों आपको यूपीएसआई जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के और भी वीडियोस चाहिए कि नहीं। और सबसे ज़रूरी बात कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली और भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।